बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोस और इसमें जो टॉपिक्स हमारे पास शामिल हैं वो है एन्युटी, परपेचुइटी, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR। तो सबसे पहले तो हम इनके फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं कि इनके कौन कौन से फार्मूलाज अप्लाई होते रहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे गौर से देखिएगा कि अगर मैं बात करूं एन्युटी की, तो बेटा ये जो एन्युटी हमारे पास होती है ना, ये सीक्वेंस सीरीज ऑफ पेमेंट्स हुआ करती हैं ऑफ इक्वल अमाउंट इन रेगुलर टाइम इंटरवल। और इस दरमियान जो रेंटल्स की अमाउंट होती है, जो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट होती हैं, वो सेम रहती हैं हमारे पास। दूसरा, उन इंस्टॉलमेंट्स के दरमियान जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी सेम होना चाहिए। अगर इनमें से कोई सी एक चीज भी चेंज हो रही है ना, तो वो एन्युटी नहीं बनेगा। फिर हर अमाउंट को इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जाके हमें ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अमाउंट भी सेम सेम है, टाइम भी सेम सेम है, तब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एन्युटी बन जाती है और उसमें हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करोगे। ये जो एन्युटी हमारे पास होती है बेटा, इसकी दो टाइप्स हमारे पास हैं। एक हमारे पास होती है एन्युटी ऑर्डिनरी, और दूसरी हमारे पास होती है एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी ऐसी एन्युटी होती है जिसमें रेंटल्स एट द एंड ऑफ द पीरियड होते हैं, और ड्यू के अंदर जो रेंटल्स हमारे पास होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। तो क्वेश्चन में ये आपको बता दिया जाता है कि रेंटल्स एट द एंड ऑफ द पीरियड हैं या एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हैं। दूसरा, अगर इन केस क्वेश्चन कभी साइलेंट हो जाए कि ये एट द एंड है या एट द स्टार्ट है, तो आपने उसको ऑर्डिनरी अज्यूम करना है। क्लियर हो गया? दूसरी इसमें बेटा खास बात ये आती है कि जिस टाइम ड्यूरेशन के रेंटल्स होते हैं, रेट की कंपाउंडिंग उसी में जाती है। रेंटल्स अगर आपके पास है ना क्वार्टरली बेसिस पर, तो रेट कभी भी कंपाउंडिंग एनुअली नहीं यूज कर सकते, कंपाउंडिंग सेमी एनुअल भी नहीं यूज होना। तो रेट की कंपाउंडिंग क्वार्टरली। रेंटल्स है पर एनम बेसिस पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग भी पर एनम होगी। रेंटल्स है पर मंथ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग मंथली होगा, चेंज नहीं हो सकता, सिमेट्री पाई जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं इनके फार्मूलाज में। बेटा अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये डिसाइड किया जाता है कि एन्युटी है या नहीं। उसका पता चलता है सीक्वेंस ऑफ पेमेंट से। क्या आपसे कहते हैं ₹5,000 इन्वेस्टेड एवरी ईयर, तो एवरी के वर्ड से पता चला है कि सीक्वेंस ऑफ पेमेंट चल पड़ा है और ये एन्युटी है। जब एन्युटी डिसाइड कर लो, फिर आप लोग ये देखो कि ये ऑर्डिनरी है या ड्यू है। इसका पता चलता है कि भाई रेंटल्स कब है, तो आपसे कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो ये बात आपको बता दे। तो उसके बाद जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि सपोज एन्युटी है और ऑर्डिनरी है, एट द एंड ऑफ द पीरियड इसके रेंटल्स हैं, तो आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करना है या मैंने प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला अप्लाई। फिर से वही बात कि बेटा फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का है, लेकिन पूछ कुछ भी सकता है। हो सकता है फ्यूचर वैल्यू खुद बता दे, रेंटल्स पूछ ले, टाइम पूछ ले, नंबर ऑफ रेंटल्स पूछ ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, फार्मूले को नहीं छेड़, मिसिंग वैल्यू को जाके एक्सपोर्ट करना है आप लोगों ने कैलकुलेटर में। अब यहाँ पर जब हम लोग पहुंचे ऑर्डिनरी एन्युटी, अगर इसकी हम लोग फ्यूचर वैल्यू की बात करें, इसे डिनोट किया जाता है एस नॉट से, एस नॉट, और फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू, बेटा इसके साथ आप पी नहीं लिख सकते जो आप सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में करते थे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू होती ही नहीं है। यहाँ पर हमेशा रेंटल्स की फ्यूचर वैल्यू फाइंड की जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास आएंगे रेंट। अच्छा, उसके बाद आपने कैलकुलेटर को बिल्कुल ऐसे ही बताना है कि आपने ये ब्रैकेट लगानी है रेंटल लिखने के बाद, फिर आप लोग ना फ्रैक्शन ऑन कर लिया करें, फ्रैक्शन कैलकुलेटर पे भी फ्रैक्शन ऑन कर लिया करें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये कंपाउंडिंग प्रोसेस होता है, तो उस पर कंपाउंडिंग फैक्टर अप्लाई होता है। अब कंपाउंडिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है या लेस देन 1 होता है?
तो हमेशा याद रखिएगा कि कंपाउंडिंग फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो आप लोगों ने बेटा विच एवर इज ग्रेटर कम्स फर्स्ट, कि कंपाउंडिंग फैक्टर ग्रेटर है तो वो पहले, और अगर 1 ग्रेटर है तो वो पहले आ जाए। तो 1 ग्रेटर है या कंपाउंडिंग फैक्टर, तो बेटा फ्यूचर वैल्यू में हमेशा पहले कंपाउंडिंग फैक्टर आ जाता है। और आप यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस, अब ये आपके पास कंपाउंडिंग फैक्टर आ गया और रेज टू पावर कर दिया जाता है n, और इस n से यहाँ पर मुराद होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब ये टाइम नहीं होता है इस n से मुराद, इससे मुराद होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। और ये जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से हम लोग कैसे फाइंड किया करेंगे, ये जिस तरह से आप लोग t इंटू एम करते थे, तो फर्क कोई भी नहीं है, ये t इंटू एम ही है, लेकिन एन्युटी में हमने इसको क्या लिख दिया है n, जिससे मुराद है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, और दोनों सेम सिचुएशन है। अभी भी हम पावर t इंटू एम कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आ जाना है -1 और डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हो गया है। इसी तरह से जब आपने इसकी प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला लिखना हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अब देखें प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी हम एस तो नहीं लिखेंगे, किसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, रेंटल्स, तो यहाँ पे फिर से रेंटल्स आ जाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर फ्रैक्शन ऑन करेंगे, और अब बेटा प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है ना, इसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग प्रोसेस, और उसमें जो फैक्टर अप्लाई हो रहा होता है उसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1। अब बताओ 1 ग्रेटर है या डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो 1 पहले आ जाएगा और डिस्काउंटिंग फैक्टर बाद में चला जाता है। रेज टू पावर पॉजिटिव है तो कंपाउंडिंग फैक्टर, और अगर पावर नेगेटिव में चली जाए तो डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्लियर? एंड डिवाइडेड बाय आर ओवर एन, और ये आपके पास आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। जहां तक किसी को कोई, अक्सर बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि पता नहीं 1 पहले लिखना है या फैक्टर पहले लिखना है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको सिर्फ इतना याद रह जाए ना, whichever is greater comes first, ये फार्मूले कभी नहीं भूलने वाले। ये बात कंफर्म है कि फ्यूचर वैल्यू के साथ हमेशा कंपाउंडिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर, कंपाउंडिंग फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1। इवन के इक्वलिटी भी नहीं, इक्वलिटी उस सिचुएशन में होती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 हो, जब इंटरेस्ट रेट चार्ज ही ना हो रहा हो, उस टाइम पर इक्वलिटी आती रहती है, अदरवाइज इक्वलिटी नहीं। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? अब अगर हम लोग बात करें ड्यू की, तो फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है ड्यू एन्युटी, एन्युटी ड्यू की। तो इसको भी फाइंड करने के लिए बेटा ये सारा फार्मूला दोबारा से अप्लाई हो जाता है, मतलब दोनों के फार्मूलाज में कोई भी फर्क नहीं है। ये देखें 1 प्लस आर ओवर एम रेज टू पावर n -1 ओवर, सेम केस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ है कि अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड करनी है तो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का ही फार्मूला इस पर अप्लाई हो जाता है। अच्छा ये बात क्लियर हो गई? तो अभी डिफरेंस हमने क्यों किया? अब ये ना बेसिकली फार्मूलाज याद रखने के लिए मैंने आपको ये बताया कि दोनों के फार्मूलाज में कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है कि आप अगर ऑर्डिनरी एन्युटी के फार्मूले को मल्टीप्लाई कर दो जस्ट 1 कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ, तो ये एन्युटी ड्यू बन जाता है, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हो और चाहे वो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, एक कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास बन गया एन्युटी ड्यू का फार्मूला। अच्छा यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, मतलब अगर मैं क्वेश्चन बनाने पे आऊं तो बड़ा प्यारा इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि आपको क्वेश्चन में बताया जाए, आपको एन्युटी बहुत अच्छे से आता है, सारा पता है, रेंटल्स गिवन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, टाइम गिवन हो,
हम लोग जाके प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, फ्यूचर भी फाइंड कर लेंगे, ऑर्डिनरी की भी, ड्यू की भी। और अगर बात से ये कह दे कि भाई फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज 5000 at a rate of 10% per annum, find the future value of annuity due। कोई रेंटल नहीं बताया, कोई टाइम ड्यूरेशन भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं है। आपसे कहा है कि ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू 5000 है एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो वहां पे परेशान नहीं हो जाना, ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या मैं इसे लिख दूं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R/M। मुझे बताओ तुम्हें किन दो चीजों की जरूरत थी, ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट की, और यही तो आपको बता रहा था क्वेश्चन में और ड्यू पूछ रहा था। तो अगर ऑर्डिनरी एन्युटी की वैल्यू को कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दो तो ड्यू एन्युटी की वैल्यू बन जाती। क्लियर हो गई। और अगर यहीं पे ड्यू एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू बता दे, ऑर्डिनरी पूछ ले एट अ रेट ऑफ 10%, तो फार्मूले को सेम रहने देना, एस नॉट की जगह पे एक्स पुट कर देना। क्लियर। तो बेटा अब देखें, एस ओ को मल्टीप्लाई किया, एस नॉट को मल्टीप्लाई किया कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ, तो क्या मैं ये कह दूं कि एस डी ऑलवेज ग्रेटर देन एस नॉट? हमेशा ऐसा हो। क्लियर। इसी तरह से अगर प्रिंसिपल अमाउंट की हम लोग बात करें तो बेटा इसका फार्मूला हमारे पास, और ये वो फार्मूलाज हैं जो आपको कभी नहीं बताए जाते हैं, ये ट्विस्ट होते हैं, और ये आपकी जस्ट स्मार्ट वर्किंग होती है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बच्चा 2 मार्क्स गंवा के आ जाता है और सिर्फ ये ढूंढता रह जाता है, यार अगर ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू दी है तो शायद जहां से पहले रेंटल फाइंड करूं। रेंटल फाइंड करने जाता है तो नंबर ऑफ रेंटल भी नहीं गिवन होते हैं, तो दो चीजें मिसिंग हो जाती हैं, तो उससे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता। भाई उन चीजों की जरूरत भी तो नहीं थी हमें। क्लियर। अब इसको लिखा जा सकता है पी डी इज इक्वल टू पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय, ये बातें सबको क्लियर हो गई हैं, सबको क्लियर। तो यहां पर भी हम कह दें कि पी डी इज ग्रेटर देन पी नॉट, क्या फाइंड कर लेंगे? अब सिर्फ ऑर्डिनरी या ड्यू की प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू दे दें और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दें, हो जाएगा फाइंड। ये शायद आपने न्यू चीज सीखी हो जा पर। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एन्युटी का ताल्लुक होता है टाइम के साथ, कि टाइम स्पेसिफिक करो। भाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बताओ, कब तक इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है, एन्युटी बताएं। 5 साल, 10 साल, इवन के 50 साल एन्युटी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब हम पेंशन रिसीव करते हैं तो वो लाइफ टाइम होती है, पेंशन लाइफ टाइम होती है। क्या उसमें कह सकते हो कि 10 साल, 20 साल, 50 साल? टाइम इनफाइनाइट हो जाता है। अब अगर ऐसा हो कि टाइम डिफाइंड है तो एन्युटी के फार्मूला, लेकिन अगर टाइम बताया ही नहीं गया, सिर्फ रेंटल्स पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो फ्यूचर जब टाइम इनफाइनाइट है, मैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं बता सकता, तो ऐसी सिचुएशन में अप्लाई हो जाता है परपेचुइटी। परपेचुइटी। अब बेटा परपेचुइटी में मुझे एक बात बताएं कि आपको टाइम का पता ही नहीं है, कब तक क्या आप उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हो? तो कभी भी परपेचुइटी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं की जाती। परपेचुइटी की हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास होती है। अब इसकी भी वही दोनों सिचुएशन है कि ऑर्डिनरी है या ड्यू है। ऑर्डिनरी सेम वैसी सिचुएशन, रेंटल्स एट द एंड ऑफ द पीरियड है तो ऑर्डिनरी परपेचुइटी, एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड है तो परपेचुइटी ड्यू बन जाती है। अब इसके फार्मूले की अगर बात करें तो भाई इस पे यही फार्मूलाज ही अप्लाई होते हैं जो ऊपर हैं, लेकिन सिर्फ फर्क क्या आता है कि एन की जगह पर इन्फिनिटी आ जाता है। और हमेशा याद रखिएगा कि एनी कांस्टेंट नंबर रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये सारे का सारा फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू
इज इक्वल टू आर ओवर एफ। परपेचुटी ऑर्डिनरी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ रेंटल डिवाइडेड बाय पीरियोडिक रेट। गॉट इट? आर ओवर एम इज इक्वल टू पीरियोडिक रेट। और अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ड्यू, तो बेटा हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास ऑर्डिनरी का फार्मूला होता है उसको मल्टीप्लाई करवा दो वन कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ, तो एन्युटी वाला रूल ही इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो जो फार्मूला इसका था उसको मल्टीप्लाई करवा दिया एक कंपाउंडिंग फैक्टर के साथ। अब अगर आप लोग गौर से देखें, मैं इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं इसके साथ तो इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर इक्वल है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा प्लस आर। मतलब सिंपल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर परपेचुटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए ऑर्डिनरी परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू में एक रेंटल ऐड कर दिया करो। क्लियर? ये बातें सब बच्चों को समझ आ गई हैं? गुड। मैंने आपसे कहा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग और रेंटल्स का टाइम ड्यूरेशन इक्वल होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग और रेंटल्स का टाइम ड्यूरेशन, मतलब अगर रेंटल्स है पर मंथ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग मंथली होना चाहिए। क्लियर? ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अक्सर ऐसा ही होता है कि जिस टाइम ड्यूरेशन में रेंटल्स होते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास रेट की कंपाउंडिंग होती है, लेकिन बाज औकात ऐसा नहीं भी हो सकता। मतलब ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो रेंटल्स हों वो पर क्वार्टर, लेकिन मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग दी गई हो वो क्वार्टरली के अलावा कोई भी दूसरी कंपाउंडिंग हो, क्वार्टरली ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, जैसा कि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग मंथली, कंपाउंडिंग एनुअली, कुछ भी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर अप्लाई नहीं कर। अब ऐसी सिचुएशन में आपको एक ऐसा रेट फाइंड करना होगा जो कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो, लेकिन उसके एंड रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही हो जैसा कि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली वाले के हैं। मतलब फ्यूचर वैल्यू पे किसी किस्म का कोई फर्क ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई आपके पास 100 रुपए का एक नोट है और मैं आपसे कहूं ये लो 50-50 के 2 नोट, क्या फर्क पड़ा? लेकिन बज़ाहिर एक नोट और आ गए हैं। मैं आपसे कहूं ये लो 10-10 के 10 नोट, तो वैल्यू पे फर्क पड़ा लेकिन नोट 10 हो गए हैं। यही काम आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ करना। इसे कहा जाता है, क्या 50-50 वाले 2 नोट और 100 रुपए वाला एक नोट इक्वल नहीं है? तो आपने इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसके लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है। अब आपने कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है। मतलब मुझे एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अब जैसे मैं इधर अज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरे पास है 12% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। भाई रेंटल्स को नहीं चेंज कर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई अगर मेरे ये रेंटल्स हैं सपोज के 3000 रुपीज पर क्वार्टर, तो मैं कहता हूं कि सेमी एनुअल 6000 हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो फर्स्ट क्वार्टर का 3000 था, अगले 3 मंथ जाते जाते अपने साथ इंटरेस्ट लेके जाएगा। वो 6000 नहीं है, वो ज्यादा अमाउंट है। रेंटल्स को नहीं चेंज कर सकते, हम रेट को चेंज करेंगे। इससे पहले आपने इफेक्टिव रेट पढ़ा हुआ है।
मुझे बेसिकली एक और ऐसा रेट चाहिए जो कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो और उसका इफेक्टिव रेट 12% कंपाउंडिंग सेमी एनुअल के इफेक्टिव रेट के इक्वल हो। इसे कहा जाता है इक्विवेलेंट रेट। और उसके लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है 1 + R1/M1 रेज टू पावर M1, क्योंकि अब ये दो डिफरेंट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। क्या? दो डिफरेंट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं। मैंने एक को इक्वल किया दूसरे के 1 + R2 होल रेज टू पावर। ये है इक्विवेलेंट रेट का फार्मूला। क्या है? इक्विवेलेंट रेट का फार्मूला। अब देखें, मैं इसे कहने लगा भाई 1 + मुझे ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ जो के कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो, रेंटल्स के टाइम ड्यूरेशन के बराबर। मुझे ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ जो कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो और इक्वल हो रहा हो 1 + 0.12 12% कंपाउंडिंग सेमी एनुअल के। और यहां से आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है 1 + x/4 raised to power 4 is equal to 1 + 0.12/2 raised to power 2. $11.825. Then R is equal to 11 point, मैं से 83 करने लगा, राउंड ऑफ करके 83% कंपाउंडिंग। मैं अब एन्युटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वाला रेट यूज करूंगा। गॉट इट? सबको समझ आ गई? ये हो सकता है कि न्यू पॉइंट हो आप लोगों के लिए, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आपने इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। क्लियर है सब बच्चों को? शाबाश। नेक्स्ट बेटा, चैप्टर नंबर 6 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी ना वो एन्युटी थी। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपके पास एनपीवी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनपीवी, और इसका क्या मतलब है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर क्या होता रहता है कि भाई आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपका कैश का आउटफ्लो है। और इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में आपको रिटर्न्स चाहिए, और वो जो फ्यूचर के रिटर्न्स हैं वो आपके पास कैश इनफ्लो है। अब आपने सिर्फ ये डिसाइड करना होता है मुझे ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये एक पेन 50 रुपए का है, जो कि आपको कॉस्ट पड़ी इसकी 50 रुपए। मैं आपसे कहूँ कि भाई 40 रुपए ले लो, मुझे ये पेन दे दो, क्या मुझे देंगे? नहीं। क्यों? लॉस हो रहा है। आपका जो कैश इनफ्लो है वो कम है, आपके कैश आउटफ्लो। आप कहेंगे मुझे लॉस है भाई, मैं नहीं दे। मैंने कहा भाई 50 के बदले 50, आप कहेंगे नहीं। क्यों? ब्रेक इवन पॉइंट है। आप कहेंगे भाई इस पे तो एडिशनल एक्सपेंस है मेरा। मैं कहूँ यार 50 के बदले 70, अगर कैश इनफ्लो ज्यादा हो गया है आप कहेंगे इट्स ओके, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। एम आई राइट? लेकिन ये जो सेल ट्रांजैक्शन हुई है ये उसी दिन हुई है, इसमें टाइम फैक्टर शामिल नहीं हुआ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एलिमेंट नहीं आया। लेकिन अगर यही मैं आपसे कहूं कि भाई ये 70 रुपए मुझसे 2 साल के बाद लेना, हम मना कर देंगे। क्यों? अभी तो 70 रुपए आप राजी हो गए थे। अब क्या कि ड्यू टू इन्फ्लेशन जो हमारी करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है। टुडेज 70 इज नॉट इक्वल टू टुमारोज 70। आपने रिजेक्ट कर दिया मुझे। यही बात आपने यहां पे देखनी है कि जब भी डिसीजन मेकिंग आप लोगों ने करनी हो,
कभी भी फ्यूचर वैल्यू को बेस बनाकर आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। हमेशा डिसीजन मेकिंग तमाम अमाउंट्स को एक पॉइंट पर लेकर आओ और फिर डिसाइड। फिर क्या करेंगे, हम अपने फ्यूचर के तमाम कैश इनफ्लोज को उठाएंगे और जीरो पर लेकर आ जाएंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ जो ऑलरेडी जीरो पर मौजूद थी। और अगर आंसर आता है पॉजिटिव, मतलब एनपीवी अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है प्रोजेक्ट को। और अगर आपके पास एनपीवी की वैल्यू लेस देन जीरो नेगेटिव है, तो आपने प्रोजेक्ट को ग्रेटर देन जीरो प्रॉफिट को शो करती है, जबकि अगर लेस देन जीरो है तो ये लॉस को शो कर रही होगी। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा एनपीवी फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज पहले, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। और ये जरूरी मोस्टली इन्वेस्टमेंट जीरो टाइम ड्यूरेशन, उस पर वैसे प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने मशीनरी परचेज की, 50,000 रुपए की मशीनरी आई, आज के दिन कैश आउटफ्लो हो गया, वो अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे है, लेकिन 2 साल बाद रिपेयरिंग एक्सपेंस करवाया, कैश आउटफ्लो 2 साल बाद भी हो रहा है। तो उस 2 साल बाद जो रिपेयरिंग एक्सपेंस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आके शामिल करो। ये बात समझ आई? तो आपने अपने तमाम कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस करने हैं अपने तमाम कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, तो आपके पास एनपीवी की वैल्यू आए। बात क्लियर है ये? उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है आईआरआर। यहां पर बात आती है कि यार हम प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे एनपीवी के अंदर। तो बेटा एनपीवी में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ 2 फार्मूलाज यूज होते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एस, एस से मुराद है वो फ्यूचर के आपके कैश इनफ्लो। अगर डिफरेंट अमाउंट के हैं तो हर अमाउंट पर आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला, अगर आपके तमाम कैश इनफ्लोज डिफरेंट अमाउंट पर हैं, डिफरेंट अमाउंट से हैं, डिफरेंट टाइम पर हैं, तो आपने हर अमाउंट के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर, और तमाम अमाउंट्स को जीरो पर लेकर आ जाए। लेकिन अगर आपके जो कैश के इनफ्लोज हैं वो सेम अमाउंट के हैं, तो फिर एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करें और फिर यह फार्मूला आपके पास बन जाएगा P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस, फिर हर अमाउंट को अलग लेकर आने की जरूरत नहीं पेश आएगी, और डिवाइडेड बाय, हाँ जी ऑल क्लियर? यहां तक कोई इशू? अब बात आती है हमारे पास आईआरआर। क्या मतलब होता है आईआरआर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला यूज होता है आईआरआर को कैलकुलेट करने के लिए, और वो हमारे पास होता है लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट, वही जो न्यूमरेटर था वही डिनोमिनेटर, और इसमें से माइनस कर देंगे एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय हायर रेट माइनस, ये आईआरआर को फाइंड करने का एक छोटा सा फार्मूला है। लेकिन ये सिर्फ उस टाइम पे यूज करना जब क्वेश्चन में 2 डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनकी एनपीवी गिवन हो, उसके अलावा कभी भी ना यूज कर। क्लियर? मतलब अगर आपसे कह दे
at 10% rate of interest, NPV is 500, and at 15% rate of interest, NPV is minus 200. Find IRR. फार्मूले के अलावा आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए भाई, इसमें एक रेट लाजिमी बात है हायर है और दूसरा रेट लोअर है, ऐसे ही है ना। तो आप लोगों ने भाई सिंपली वहां पे बैठे हुए कैलकुलेटर उठाया, तो आपने लोअर रेट क्या है। अब देखिए यहां पर इसे 0.1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आंसर भी तो परसेंटेज में फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बताना है। ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम लोग सिर्फ इतना करेंगे 10 प्लस अ फ्रैक्शन। अब आपने इस 10% पर जो एनपीवी की वैल्यू है वो लिखनी है, डिवाइडेड बाय, फिर 500 दोबारा माइनस फार्मूले का और माइनस इसका अपना, तो माइनस माइनस प्लस 200 into 15 minus 10, and the IRR is 13.57. आई होप कि ये बात सब बच्चों को समझ आ चुकी है। डू यू नो दैट व्हाट इज IRR? जी, IRR is the rate where NPV is equal to, शाबाश, गुड। मुझे याद आ रहा है हमने ऐसी चीज कहीं और भी पढ़ी थी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहां पर भी तो हम एनपीवी को एक किस्म का प्रॉफिट ही कह रहे हैं। और आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट हमने क्या कहा था, ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स जहां पर प्रॉफिट की वैल्यू 0 हो, उसे ब्रेक इवन पॉइंट। तो ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर ना तो हम प्रॉफिट्स में हो ना हम लॉस में हो, ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को IRR कहा जाता है। क्लियर? मतलब ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जब आप किसी बिजनेस के एनालिस्ट बन के बैठे होंगे, CFO होंगे, और आपने उस बिजनेस को मशवरा देना होगा कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो या ना करो, तो आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, एनपीवी या IRR। तो आपकी फ्यूचर लाइफ में इन तमाम टॉपिक्स का बहुत अहम रोल है, ये आपकी जान नहीं छोड़ने में। मतलब ये सिर्फ पेपर पास करने की हद तक नहीं है। अच्छा, अब क्या है बेटा, जब मैंने आपसे कहा एनपीवी इज इक्वल टू 0, तो एनपीवी कैसे फाइंड करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। इसको जैसे इज इक्वल टू 0 करूं, तो क्या मैं ये लिख दूं कि एट IRR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये IRR इस तरह से फाइंड कर, दूसरे फार्मूले पे ना जाना, इस तरह से जाके IRR की वैल्यू फाइंड कर लेना। जैसा कि हम एक जरा IRR की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए, जो बेटा कैश का आउटफ्लो होगा वो ब्रैकेट्स में गिवन होता है, कैश का आउटफ्लो ब्रैकेट्स में, अगले 5 साल तक इसने मुझे रिटर्न देने हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, और वो रिटर्न्स हैं 30,000 ईच। फाइंड IRR। अब अगर हम रहते इसके फार्मूले पे, इसका मतलब था मैं तो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहले इनके एनपीवी फाइंड करूं और फिर जाके IRR का फार्मूला लगाऊं और IRR कैलकुलेट करूं, तो नहीं करना है ऐसा। आपने अपना कैलकुलेटर उठाना है, और कैलकुलेटर उठाने के लिए भी आपने अपनी तमाम तर वैल्यूज को राउंड ऑफ कर देना है। हर किसी के कॉमन जीरो कैंसिल कर, जितने भी कॉमन जीरोस हों। ये क्वेश्चन फाइनेंस में एनपीवी IRR कैलकुलेट करने के लिए इन क्वेश्चंस में
तमाम वैल्यूज को राउंड ऑफ कर दो कि कैलकुलेटर को कम से कम वैल्यूज लिखें, अदरवाइज इसकी रेंज से बाहर निकल जाओगे, सॉल्यूशन लेना नामुमकिन हो जाता है। फिर अब हम क्या करेंगे, 440 हर किसी के साथ कैंसिल कर दी, कैश इनफ्लो की भी कैश आउटफ्लो की भी। अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट किए और हर साल मुझे 3-3 रुपए मिल गए। क्लियर? अब आप ये देखो, मेरे पास ये टोटल 6 वैल्यूज थी, 6 4 24 डिजिट्स कैलकुलेटर को कम बताऊंगा और उतनी वर्किंग वो कम करेगा, उतना प्रोसेस के ऊपर टाइम कम लगेगा और कैलकुलेटर इजी फील करेगा। अगर ये सारी आप लिख दो, इतने में उसकी रेंज को क्रॉस कर जाते हो और एंड पे एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है, तो गलत होने के चांसेस होते हैं। गॉट इट? अब क्या सिंपल सी बात है कि आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू को 3 की प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस भाई आर मैंने फाइंड करना है, तो ये मिसिंग वैल्यू रेज टू पावर डिवाइडेड बाय एंड इज इक्वल टू, और 10 ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पर है, यहां से आपके पास आर की वैल्यू, और ये जो आर की वैल्यू आपके पास आ रही है ये बेसिकली IRR। जल्दी से कैलकुलेट करें, बताएं। अब बेटा यहां पर देखें, जब भी देखें IRR को वैसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है, तो बेटा अगर आपका कैलकुलेटर 10 to 12 सेकंड्स ले भी ले, उसे सुकून से प्रोसेसिंग करने देना, उसको थप्पड़ मारना, उसको इधर उधर फेंकना, भाई खराब हो जाएगा लेकिन आंसर नहीं करेगा फिर। ओके, तो हमने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना होगा, 3 into 1 minus into 1 plus r raised to power minus 5 over r is equal to shift source equal 15.24%। और ये आपके पास IRR की, और ये कंफर्म आंसर। अच्छा आप देखो, आपके ऑप्शंस के जो भी ऑप्शंस गिवन हो उनकी वैल्यूज में और हमारे कैलकुलेटर की वैल्यूज में स्लाइटली सा डिफरेंस हो सकता है। उसकी रीजन क्या है, जो हमने कैलकुलेट किया है ना, ये एक्यूरेट IRR की वैल्यू है, ये 100% एक्यूरेट है। जब हम लोग फार्मूला जाके अप्लाई करते हैं ना, उसमें डेविएशन आ जाती है। अगर उसने कैलकुलेट किया हुआ है फार्मूले से, तो बेटा ये हो सकता है कि 15.1 उसने लिखा हो। नन ऑफ दीज पे ना चले जाएं, 15.1 को टिक कर, हो सकता है 15.4 लिखा हो, जो इसके करीब करीब वैल्यू हो आपने उसको टिक कर दें। तो नन ऑफ दीज पे ना चले जाना कि सर 15.1 था, मेरे पास 24 आ रहा तो मैं कैसे करता, तो ये ठीक आंसर है। इतनी डेविएशन के लिए तैयार है। गॉट इट? अच्छा भाई, ये आपने इस तरह से कर लिया। अब देखें, यहां पर होते अगर डिफरेंट कैश के इनफ्लोस, सपोज एक और प्रोजेक्ट हमें मिला, प्रोजेक्ट बी, उसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट की 100,000, लेकिन इससे जो हमें रिटर्न मिले वो कुछ इस तरह से थे, 25,000, 30,000, 40,000, 35,000, 45,000। फाइंड IRR। अब एन्युटी का फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, अब हर वैल्यू के ऊपर अलग से डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई हो जाता है। अच्छा यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही, कॉमन जीरो कैंसिल, भाई अब कॉमन जीरो 3 हैं, 4 नहीं, तो आपने 3 जीरो हर किसी के उड़ा दिए। अब जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए, आपने जस्ट कैलकुलेटर उठाना है और जब भी फाइनेंस कर रहे हो, इवन के चलें QM के पेपर में, हर 2 से 3 क्वेश्चन के बाद इसको रिफ्रेश करते रहो।
अदरवाइज इसमें जंक फाइल्स का इतना डाटा इकट्ठा हो जाता है कि इसके लिए प्रोसेसिंग मुश्किल हो जाती है। खास तौर पे जब फाइनेंस करने लगो उससे पहले इसकी मेमोरी को क्लियर करो, और उसके लिए शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC और सेटअप और 1 की प्रेस करके मैथमेटिक्स मोड में अब क्वेश्चन सॉल्व किया करो, अब कोई आंसर मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने कैश के इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट कैश का इनफ्लो कितना है, इनटू 1 प्लस, अब x तो नहीं है, r नहीं है तो x पुट कर दिया, रेस टू पावर, ये कब का है, फर्स्ट ईयर, तो -1 इसमें ऐड कर देंगे, 30 इंटू 1 प्लस x रेस टू पावर -2 प्लस 40 इंटू 1 प्लस x रेस टू पावर -3 प्लस 35 इंटू 1 प्लस x रेस टू पावर -4 प्लस 45 इंटू 1 प्लस x रेस टू पावर -5 इज इक्वल टू 100, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू 19.91, इतनी सी देर है और 2 नंबर आपके हो गए। बस कुछ भी नहीं करना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी, यहां तक तमाम बच्चों को क्लियर? अब देखिए बेटा, ये IRR फाइंड करना आपके लिए कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। इसी तरह से आपको इसी तरह के इनफ्लोज आउटफ्लोज दिए जाएंगे। सपोज के प्रोजेक्ट ए दे दिया, प्रोजेक्ट बी दे दिया, कहता है विच प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल, NPV से कैलकुलेशन करना, NPV से जाके फाइंड करना कि विच प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल। अब देखिए प्रोजेक्ट ए के लिए सपोज वो आपसे क्या देता है कि भाई इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब NPV फाइंड करवाने के लिए रेट वो आपको खुद देगा, तो NPV फाइंड करने के लिए सपोज के रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और मैंने इसकी NPV फाइंड करनी है, तो अब मैं सिंपली इस रेट को जाके लिख दूंगा 10%। क्लियर, ये बात क्लियर? और ये इक्वल टू नहीं होगा, ये -10 हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और इज इक्वल टू NPV की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। थ्री इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.1, ये आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से माइनस कर देने हैं आउटफ्लो, इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, अब यहां पे जरा गौर से देखिएगा, मैंने तमाम वैल्यूज को राउंड ऑफ किया होता है, ऐसा ही है ना भाई? जब NPV बताने लगो तो वो फिर राउंडिंग ऑफ खत्म करना, जब बताने लगो, कैलकुलेशन टाइम नहीं, जब कैलकुलेट करना हो वैल्यूज को राउंड ऑफ करके ही लिखो। अब देखो हमने कितने जीरो कैंसिल किए थे, उतने डिजिट ये डेसिमल प्लेस राइट हैंड साइड को मूव कर जाएगा। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 13,723.6, तो ये इसकी NPV की वैल्यू है। तो इसका NPV हमारे पास आ जाएगा 13,723.6, तो उसको 24 कर देता हूं। हाँ जी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे समझ ना आई हो? ये NPV फाइंड किया हम लोग, 1 मिनट से भी कम टाइम ड्यूरेशन लगता है और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम लोग प्रोजेक्ट बी पे जाएंगे तो बेटा प्रोजेक्ट बी के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ जानी है आप लोगों को,
कि यहां पर अब आप लोग लिखेंगे 25 इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -1 प्लस 30 इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -2 प्लस 40 इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -3 प्लस 35 into 1 plus 0.1 raised to power -4 plus 45 into 1 plus 0.1 raised to power -5 minus 100 is equal to 29,420। अब ये 3 डिजिट कैंसल थे तो 3 डेसिमल प्लेस राइट हैंड साइड को डेसिमल पॉइंट मूव कर जाएगा। क्लियर? तो क्या बन जाएगा 29420 NPV 29420। क्लियर? क्लियर है ये बात? इज इक्वल टू, अब देखें कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। प्रोजेक्ट बी को, वहां से 13,000 का प्रॉफिट है, यहां से 29,000 का प्रॉफिट है, तुमने ए को एक्सेप्ट करो, बी को एक्सेप्ट करें। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? IRR से कैसे आप डिसीजन लोगे कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए? IRR से डिसीजन कैसे लेंगे जी? जिसका IRR ज्यादा हो। अगर एक ही प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बी जैसे अभी आपको नजर आया, मैं क्या डिसाइड करूं कि मैं इसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं? हाँ जी, उसके लिए सुनिए बेटा। एनपीवी में हम लोग एज्यूम कर रहे होते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी अपनी, और मैंने उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर, तो जितना भी बेनिफिट होना है वो मेरा अपना है। तो सिर्फ एनपीवी की वैल्यू देखते हैं, जिसमें बेनिफिट ज्यादा होगा उसको एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन IRR उस टाइम पर यूज होता है जब बिजनेस आपने करना हो और उस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट आपने उधार पर ली हुई हो और उस उधार पर आपने इंटरेस्ट पे करना, तब IRR ने आपकी मदद करनी। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने 100 रुपया लिया बैंक से बिजनेस करने के लिए, यहां पे बात सुनिएगा, मैंने 100 रुपया लिया बैंक से बिजनेस करने के लिए। बैंक वालों ने कहा कि भाई 10% हम तुमसे लेंगे, तो 1 साल के बाद मैं बिजनेस को कितनी अमाउंट, बैंक को कितनी अमाउंट वापस करूं? 110। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा फिर से सुन, मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, वो जो बैंक से लोन लिया, और इससे मुझे रिटर्न मिला 8%। भाई साहब, इससे मुझे रिटर्न मिला 8%। 1 साल के बाद मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? बिजनेस ने प्रॉफिट दिया 8% का, लेकिन मैंने बैंक को कितनी अमाउंट पे करनी है? मुझे 2 रुपए का लॉस हो गया, अपनी पॉकेट से दूंगा। हालांकि बिजनेस में 8% का प्रॉफिट है, उसके बावजूद मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूं। आपको मेरी ये बात समझ आई? सपोज करो कि ये मुझे नहीं देना, अब बताओ 8 का 8 रुपए मेरा अपना है, प्रॉफिट है, मैं एक्सेप्ट करूं। गॉट इट? ये फर्क है एनपीवी में और IRR। क्लियर? और अगर यहीं पर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करो, आपको प्रॉफिट हो जाए 15, आपको टोटल कितने मिले? अब ना 100 रुपये आपके थे, आपकी सिर्फ मेहनत थी, इसमें से 110 रुपये आपने बैंक को दे दिए, 5 रुपए का भी आपको प्रॉफिट है। आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो, फायदा है, आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो।
क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है ये बात? इस बात को समझाने के लिए हम लोग यहाँ एक ग्राफ बना लेते हैं। किसने पूछा है? हाँ क्या? हाँ हाँ, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट से कॉन्सेप्ट हैं बेटा। इफेक्टिव रेट से मुराद होता है कि मैं बैंक वालों से लोन ले रहा हूं तो वो इन एक्चुअल पर ईयर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं मुझसे। इन एक्चुअल पर ईयर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं मुझसे, वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एनपीवी, मैंने अपनी कोई अमाउंट इन्वेस्ट की, वहां से मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो मैंने देखना है कि अगर बेनिफिट्स मुझे ज्यादा मिल रहे हैं मेरी इन्वेस्टमेंट से, तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर देता हूँ। ओके, ज्यादा जरूरी है। ये जो हमारे पास एक्सिस है बेटा, इन एक्सिस में हमारे पास वाई एक्सिस पे हमारे पास मौजूद होते हैं एनपीवी, और एक्स एक्सिस में हमारे पास मौजूद होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना क्या जा रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने इस लाइन को ड्रॉ नहीं किया। जबकि एनपीवी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, इसीलिए हमने इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन की डाउनवर्ड भी कुछ ना कुछ ड्रॉ किया हुआ है। अब अगर हम लोग एनपीवी का ग्राफ बनाना चाहें अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनपीवी का ग्राफ बनाना चाहें अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमेशा एक कर्व लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ये हमेशा एक कर्व लाइन होती है और डाउनवर्ड होती है। इसका क्या मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्लियर? अब जिस तरह आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करते जाओगे प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज हो, ये बात क्लियर हो गई? और ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू 0 हो गई, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहा जाता है आईआरआर। ये बात समझ आ गई है? क्लियर है ये बात? अच्छा, अब अगर आप लोग जरा गौर से देखें, हमने कहा कि अगर एनपीवी पॉजिटिव हो तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना, मतलब आईआरआर से पहले एक्सेप्टेंस है और आईआरआर के बाद रिजेक्शन। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे क्या मुराद है, आपको साथ में कॉस्ट ऑफ कैपिटल देता है, कॉस्ट ऑफ 10%, 8%, 6%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा कैपिटल से क्या मुराद होता है, जो अमाउंट इन्वेस्ट की, मतलब जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसके ऊपर जो तुमने कॉस्ट पे करनी है, क्या मतलब इंटरेस्ट पे करना है, वो आपके पास 10% है। वो आपके पास, और आपका आईआरआर कितना है, तो आईआरआर बता रहा है कि भाई 15% तक नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आईआरआर से कम है तो आपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लेस देन आईआरआर तो एक्सेप्टेंस है, और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर है आईआरआर से तो रिजेक्ट कर दे। बात क्लियर होगी सब बच्चों? ये बात क्लियर?
देखो इस ग्राफ से इजीली समझ आ जाए कि ये IRR है, इससे कम है तो एक्सेप्टेंस, और अगर इससे ज्यादा है तो इससे रेलिवेंट कोई सपोज थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ ले तो आपने एक नजर इस ग्राफ को अपने माइंड में बनाना है और वहां पर सोच लेना है कि यहाँ पर हमें क्या डिसीजन लेना था। क्लियर? मेरा चैप्टर नंबर 6 में बस इतने से टॉपिक्स हैं। ये एन्युटी के क्वेश्चन ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस कोई इशू आएगा तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, अदरवाइज ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज गिवन है, एनपीवी फाइंड करना है। जरूर घर में बैठ के कैलकुलेटर से इनको ट्राई करें, आप लोग सॉल्व करें। 16 आपसे सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको इसमें कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट और समझाना चाहूंगा। जैसे भाई जैसे क्वेश्चन नंबर 21 आ जाए तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं लैक्स को लैक्स के साथ कैंसिल करो, मैंने IRR बताना है। हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, अल्लाह करे, तो आपने सिर्फ इतना करना है 1 × 1 + x रेज़ टू पावर -1 + 2 × 1 + रेज़ टू पावर, हाँ जी, + 14.5 × 1 + रेज़ टू पावर एंड इज इक्वल टू, और ये है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व IRR। क्लियर? अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आप लोगों को यहां बताना है। अब ये प्रोजेक्ट A एंड B है आपके पास, दोनों की IRR की आपने वैल्यूज को फाइंड कर लेना है और उसके मुताबिक आपने बताना है कि किसका IRR हायर है और किसका IRR लोअर वैल्यूज पर मौजूद। अच्छा, अब आप लोगों ने भाई इस जैसे क्वेश्चन वगैरह ये तो सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों से, ये आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए है। तो इधर भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपने सारी जीरोस को कैंसिल कर देना है, लेकिन एंड पे जाकर उतने डिजिट डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड पर मूव करना है तो आपका आंसर मैच करता है। ओके हो गया? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं 31 से ही क्वेश्चन बना लेता हूं, अल्लाह करे कि आंसर ठीक आ जाए। इनकेस अगर नहीं भी आता आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और आई क्या में फिर इस जैसा अगर कोई क्वेश्चन हुआ आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आपको ये नहीं बताता कि कैश का आउटफ्लो कितना है, आपको ये बात नहीं बताएगा कि कैश का आउटफ्लो कितना। आपसे कहा जाता है कि भाई ये टाइम ड्यूरेशन है 1 2 3 4, प्रोजेक्ट ए के कैश इनफ्लोज ये हैं, प्रोजेक्ट बी के कैश इनफ्लोज ये हैं, एनपीवी नहीं पूछी जाती, IRR भी नहीं पूछा जाता। कहा जाता है ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ जहां पर दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी एक दूसरे के इक्वल हो। क्या? ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ जहां पर दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी एक दूसरे के इक्वल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताना है। अब अगर एनपीवी को इक्वल करना है तो यार कैश आउटफ्लो होना चाहिए, नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि दोनों पे सेम है। कहता है जब उधर से तुम माइनस सपोज 100 करोगे, दूसरी साइड से भी -100, आपस में कैंसिल नहीं हो गए, तो क्या तुम्हें लिखने की जरूरत है? तो हमें जरूरत नहीं। जरूरत किस बात की है? सिर्फ और सिर्फ इनफ्लोज, वो उसने बता दिए। अब पहला मेथड क्या, और वो मतलब एक तो बात बच्चे को समझ ही नहीं आती, क्वेश्चन में हुआ हो क्या रहा है, बच्चा यही सोचता रहता है यार आउटफ्लो तो थे ही नहीं तो मैं कैसे सॉल्व करता। और भाई इनफ्लोज तो थे, आउटफ्लो दोनों को इक्वल कर लो, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। क्लियर? फिर बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है रेट बताना है ना, रेट मिसिंग में चला गया। अच्छा, उसे ये भी याद होता है कि यार सर ने कहा था कि कॉमन जीरो कैंसिल कर, ये भी वो हम पे एहसान कर लेता है कि कर देता है।
लेकिन फिर वो क्या कहता है कि 50 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 प्लस ये सारे इज इक्वल टू ये सारे, और फिर बस बैठ जाता है। 10 मिनट लग जाने क्वेश्चन सॉल्व करने। आपने ऐसा नहीं करना। ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप खाम इतना डिफिकल्ट बनाते हो। भाई आपने क्या करना है, आपने सुकून से नेट कैश फ्लो फाइंड कर ले। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के आपने नेट कैश फ्लो फाइंड कर। देखिए भाई इस अमाउंट ने कितना वापस जाना है, कितना वापस जाना है, इस अमाउंट ने कितना वापस जाना है, तो दोनों को अलग अलग भेजो। एक ही गाड़ी में दोनों को बिठा के भेज दो, भाई दोनों पहुंचो 0 पे। ओके, अब ऐसे क्या करेंगे, आपने नेट कैश फ्लो फाइंड करना है बेटा। इसके लिए चाहे A माइनस बी करें या B माइनस ए करें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करें। ये वो कॉन्सेप्ट है जो शायद आपने अपनी क्लास में कभी ना पढ़ी, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपको फेस करने पड़े। अब यहां पे देखें तो A माइनस बी 50 माइनस 150, ओके, तो नेगेटिव में लिख दो, नेगेटिव आंसर आया है ना। 75 माइनस 50, 150 माइनस 200, 200 माइनस 75। क्या आपको ये बात समझ आ गई? जहां मैंने 8 डिफरेंट फैक्टर्स अप्लाई करने थे, मैं वहां पर सिर्फ 2-4 फैक्टर अप्लाई करूंगा। क्वेश्चन को कितना शॉर्ट कर दिया। इसमें अब जो कैश इनफ्लो है वो अलग कर लेना, और जो कैश आउटफ्लोज हैं, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, उनको अलग कर, और दोनों की प्रेजेंट वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल। ऐसे समझो जैसे ये एक ही प्रोजेक्ट है और तुमने इनका IRR फाइंड करना है। ऐसे समझो जैसे ये एक ही प्रोजेक्ट है और तुमने इनका IRR फाइंड करना है, तो क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। यही काम आपने इनके साथ करना है। तो 100 और 50 ये आपके पास कैश आउटफ्लो है, तो आप इनको अलग कर लो। ये देखो इस तरह से लिखोगे, 100 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 प्लस 50 इंटू, भाई आउटफ्लो आपस में ऐड होंगे, वो नेगेटिव साइन तो सिर्फ आउटफ्लो को शो कर रहा था, तो ये ना हो कि यहाँ पे माइनस कर दो, फिर उसे आउटफ्लो आपस में ऐड हो रही है। 50 इंटू 1 प्लस रेज टू पावर -3, 2 ना कर देना, वो थर्ड ईयर पे मौजूद था। अब इसको इज इक्वल टू कर दो। सबसे पहला आपके पास इनफ्लो 25 एंड 125, तो 25 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2 प्लस 125 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -4 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, और यहां से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, और वो जो आर की वैल्यू होगी उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपकी जो एनपीवीज हैं दोनों प्रोजेक्ट की एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। हमारे पास ये किस्म का अज्यूम डाटा था, तो वो कह रहा है कि 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इक्वल आ जाएंगे। वहां पे जो इस किस्म का डाटा गिवन होगा तो कोई ना कोई आंसर आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, तो इज इक्वल टू 0 कर देना। वैसे ऐसा होता नहीं है कि तुम कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करो और हम तुम्हें बेनिफिट्स देते रहें। क्लास में बैठी हो ना, नॉलेज मिल रहा है, तो उसके लिए पहले फी पे की थी, उसके बाद ये बेनिफिट्स मिलते हैं तुम्हें। ओके, चले बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।